नमस्कार। क्या आप एक आश्चर्य का अनुभव करना चाहते हैं? तो 30 सेकंड के लिए आप मेरी सूचना का अनुसरण करें। बिना होठ को साथ में लाएं, आप प अक्षर को बोलने का प्रयत्न करें। बोलिए प। फिर फ अक्षर को बोलने का प्रयत्न करें। बोलिए फ। फिर ब बोलने का प्रयत्न करें। फिर बोले भ। फिर म। ध्यान रहे, 2 होठों को इकट्ठा नहीं लाना है। यह प, फ, ब, भ और म, इन 5 में से किसी भी अक्षर को आप 2 होठ को साथ में मिलाए बिना बोल पाए क्या? यदि ना, तो आपको यह सोचना होगा कि ऐसा क्रम हमारी भारतीय भाषाओं की वर्णमाला में कैसे रखा गया, किसने रखा है, क्यों रखा है, और ऐसी व्यवस्था विश्व की किसी भी अन्य भाषा में है क्या? नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश पटेल, स्वतंत्र सरस्वती संस्थान रामपुरा लाट, खेड़ा, गुजरात से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपकी या आपके परिवार में किसी की भी पढ़ाई चालू है तो आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, यह आपके बहुत काम आएगा। हमारी भारतीय भाषाओं की एवं दक्षिण एशिया की सभी भाषाओं की वर्णमाला मूलतः संस्कृत भाषा की वर्णमाला से बनी हुई है, जिसका अभी वर्णन मैं आगे करने जा रहा हूँ। जैसे सभी भाषाओं में होते हैं, वैसे संस्कृत में भी वर्ण के 2 प्रकार हैं, स्वर एवं व्यंजन। संस्कृत में 5-5 व्यंजनों के जूथ बने हुए हैं। सर्वप्रथम जूथ को कंठ वर्ग कहते हैं, जिसमें क, ख, घ, घ एवं ङ, यह 5 वर्ण आते हैं। इसमें प्रथम 4 व्यंजन हैं और 5वां व्यंजन उसका अनुनासिक है, क्योंकि 5वें वर्ण का उच्चार नाक से होता है। इसी प्रकार से सभी जूथ में 5वां व्यंजन अनुनासिक होता है। अनुनासिक का अर्थ है ऐसा व्यंजन जिसकी ध्वनि नासिका से माने नाक से निकलती है। प्रथम 5 व्यंजनों का उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए उसे कंठ वर्ग के व्यंजन कहते हैं। दूसरे वर्ग का नाम है तालव्य, जिसमें आता है च, छ, ज, झ एवं ञ। तालव्य का अर्थ है जिन व्यंजनों का उच्चार करने के लिए आपकी जीभ मुंह में तालु नाम के भाग को स्पर्श करती है। आप च वर्ण को अभी बोलकर अभ्यास करें कि आपकी जीभ मुंह में किस स्थान पर स्पर्श करती है। बोलिए च। उसी स्थान पर स्पर्श करने से ही आप तालव्य वर्ग के सभी 5 व्यंजनों का उच्चारण कर पाएंगे, अन्यथा यह असंभव है। इसीलिए उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। तीसरा वर्ग है ट, ठ, ड, ढ एवं ण। इस वर्ग का नाम है मूर्धन्य। मुंह में मूर्धा नामक जो स्थान है, उस स्थान पर जीभ का स्पर्श होने से जिस व्यंजनों का जन्म होता है उसे मूर्धन्य कहते हैं। तत्पश्चात चौथे वर्ग के 5 वर्ण हैं, त, थ, द, ध एवं न। उस वर्ग का नाम है दंत्य। इसका अर्थ है इस वर्ग के 5 व्यंजनों का उच्चारण करते समय आपकी जीभ आपके दांतों को स्पर्श करती है। बोलिए त, थ, द, ध, न, है ना? तभी इस 5 व्यंजन का उच्चार हो सकता है। उसी कारण से उसे दंत्य व्यंजन कहते हैं। आपने देखा होगा कि सभी वर्गों में जो भी 5वां व्यंजन है उसका उच्चार नासिका, नाक से होता है। इसलिए प्रत्येक वर्ग में 5वां व्यंजन अनुनासिक कहा जाता है। 5वां है ओष्ठ्य वर्ग, जिसके व्यंजन है प, फ, ब, भ एवं म। जैसा हमने देखा, इन 5 व्यंजन का जन्म 2 होठों के स्पर्श होने के पश्चात ही हो सकता है, इसलिए उसे ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। 2 होठों को इकट्ठा किए बिना इन 5 व्यंजनों का उच्चार असंभव है। तत्पश्चात छठे वर्ग के वर्ण हैं य, व, र, ल। इस वर्ग का नाम है अंतस्थ। उसके पश्चात आते हैं स, श, श एवं ह। यह 7वां वर्ग है। इसका नाम है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चार से शरीर में से ऊष्मा बाहर निकलती है, ऐसे व्यंजन। यदि आप मुंह के आगे आपकी हथेली ऐसे रखकर इन 4 व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो आपकी हथेली पर ऊष्मा का अनुभव होगा। तो इस प्रकार से सभी व्यंजनों के उच्चारण का आरंभ क्रमशः कंठ से होता है, ओष्ठ्य पर पूरा होता है।
उसी क्रम में उसकी गिनती भी की गई है एवं व्यवस्थित रूप में उसको क्रमबद्ध किया गया है। जैसे सबसे पहले कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य एवं अंत में ओष्ठ्य। इतना शास्त्रीय क्रम विश्व की किसी भी अन्य भाषा में नहीं मिलता। तो मैं समापन करूँगा। पूरे संसार भर में जितनी भी भाषाएं हैं उसमें सर्वथा शास्त्रीय भाषा यदि हम गिन सकते हैं तो वह एकमात्र संस्कृत भाषा है, जिसकी रचना में इतनी गहराई से शास्त्रीय परिभाषा में विचार किया गया हो। एकमात्र संस्कृत भाषा के व्यंजन ही ऐसे हैं जिसके वर्णों की सूची इस प्रकार से व्यवस्थित क्रमबद्ध की गई है। ऐसे गहन विचार के उपरांत बनाई गई एवं हमें दी गई संस्कृत भाषा को बनाने वाले हमारे पूर्वजों को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी के सुख की कामना करते हुए सर्वेत्र सुखिनः सन्तु। धन्यवाद।